लास्ट डे हम लोगों का आई थिंक 1919 का अधिनियम कम्प्लीट हो गया था, है ना? 1935 अब 1935 का अधिनियम हम लोग को देखना है। मॉन्टेग्यू को सुधार आयोग में देख लिया। अब 1935 का अधिनियम में क्या होगा? देखिए, तो एक संघर्षों के बाद में ये आया हुआ अधिनियम है और अंग्रेजों ने भरसक ये प्रयास किया है कि इस अधिनियम में काफ़ी कुछ जिज्ञासाएँ भारतीयों की पूरी की जा सके। जिज्ञासा कहिए या डिमांड कहिए, और ये डिमांड काफ़ी मेहनत के बाद में भारतीयों को मिली है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो कि भारत में अभी भी लागू हैं। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अभी एज इट इज़ ही भारत में जो संविधान बना 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो 1935 के अधिनियम की काफ़ी कुछ बातें हमारे यहाँ अडॉप्ट कर ली गई हैं सेम उसी रूप में, ठीक है। लेकिन ये जब आया तो ये ऐसे आसानी से ही नहीं बन गया। मतलब 1935 का अधिनियम की जो सुविधाएं थी ढेर सारी प्राप्त हुई, ये इतनी आसानी से नहीं मिली। इसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंटो सुधार और मॉन्टेग्यू कोड सुधार के मध्य में 10 साल का डिफरेंसेस रहा है, 1909 से 1919। तो अगला जो अधिनियम बनना था वो कितने में बनना चाहिए था? 19 है तो 29 में होना चाहिए, लेकिन ये आ रहा 1935 में। क्योंकि भारतीय इतना जागरूक हो गए थे, इतनी डिमांड उनकी बढ़ चुकी थी कि अंग्रेजों को इसके लिए पहले ही कुछ कार्य करना पड़ा। कमीशन भेजने पड़े, उस पर भारतीयों की राय लेने के लिए, बातचीत करने के लिए भी लोगों को भेजना पड़ा। उसमें भी पता चला कि जब साइमन कमीशन आया तो उसमें गोरे और कालों का मतभेद होने लगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो गोरे कालों का मतभेद ये था कि भारतीयों का ना होना उसमें रहा है। तो ऐसे कुछ बहुत गुड़ चीज़ें रही हैं जो कि आपको जाननी इस अधिनियम में बहुत आवश्यक है और दिमाग में भी रखना है। बस केवल इसको लर्न करके के आपको छोड़ना नहीं है, इसको दिमाग में भी अपने इस्टेब्लिश करना है। वो आप तथ्यों के साथ हम लोग लिखते जाएंगे, एक एक को समझते जाएंगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी देखते हैं पहले, फिर हम लोग चल जाएंगे। बहुत तथ्य हो जाए और तथ्य छूट जाते हैं। आइए 1935 के अधिनियम के बारे में लिखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में, इसके अंतर्गत देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा, इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात, समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा ये तो प्लानिंग थी कि मतलब भी ये जैसे 10 साल बाद मॉन्टेग्यू सुधार के द्वारा क्या क्या, मतलब 10 साल हो गए इसको लागू हुए मॉन्टेग्यू सुधार, तो कितना परिवर्तन हुआ और आगे अब क्या परिवर्तनों की ज़रूरत है, इसके लिए एक कमीशन गठित किया जाएगा। और कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अगला जो अधिनियम आएगा उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यानी आगे के सुधार की जाए, कार्रवाई कमीशन से। यहाँ पर बात देखिए, ये बात रखनी है कि भारत सरकार तो है नहीं, इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ब्रिटिश सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है भारतीयों के लोगों को कि भाई देखिए, हम आपके हितों में समय के साथ साथ कुछ अच्छे सुधार करते जा रहे हैं और समय के साथ साथ आपको और सुविधाएं और आपका एक तरह प्रशासन में सहभागिता आपकी और बढ़ाते हम चले जाएंगे। और एक दौर ऐसा भी, मतलब वो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि आप पर कोई ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है, आपको ये महसूस होता रहे कि आप भी उसमें सहभागी हैं, कोई आप पर गुलामों की तरह कार्य नहीं कर रहा है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जब आदमी को आज़ादी मिलने लगती है तो कंप्लीट आज़ादी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिज्ञासाएं और महत्वाकांक्षाएं हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। पहले आप अगर आगे चल करके मेहनत करेंगे, IAS बनेंगे, तो IAS बनने के बाद में आपकी जिज्ञासा होगी कि हम बेहतर IAS बनेंगे,
ठीक है। फिल्मों में आप देखते होंगे हमेशा जो रोल मॉडल में हीरो या हीरोइंस होती हैं तो उनमें क्या दिखाया जाता है कि वो एक ऐसी सशक्त IAS IPS के रूप में दिखाए जाते हैं कि जो कि बाकी और IAS और IPS नहीं कर पाते। उसी तरह से भारतीयों में भी एक चीज़ें होंगी, उनकी भी जिज्ञासाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएंगी और डिमांड जैसे डिमांड पे डिमांड पूरी होती जाएगी वैसे डे बाय डे और भी चीज़ें उनकी बढ़ती चली जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब उनको अपनी आज़ादी से नीचे की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी, कोई भी सुधार, कोई भी परिवर्तन उनको भाएगा नहीं, सिर्फ टोटल स्वशासन की बात होने लगेगी। अपना शासन अपने द्वारा होगा और अपना शासन होगा और खुद आज़ादी की जंजीरों में हम लोग रहना चाहेंगे, ना कि गुलामी की जंजीरों में रहना चाहेंगे। तो ये भावना यहीं से प्रखरता से निकलती जा रही है, वो देखते चलते हम लोग। चलिए, किंतु द्वैध शासन की असफलता, किंतु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वतंत्रता की मांग के मद्देनजर द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वशासन या स्वायत्ता, अधिक स्वायत्ता की मांग के मद्देनजर और ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा छूट चाह रहे थे, स्वायत्ता के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन सर जॉर्ज साइमन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1929 में 8 नवंबर 1927 8 नवंबर 1927 को किया गया। सर जॉन साइमन के अलावा 6 सदस्य, साइमन कमीशन के 6 सदस्य, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे चल करके यही कमीशन फिर आएगा 42 में, ठीक है। और उसमें अध्यक्ष कुछ और बदल दिए जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें लगभग ऐसी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो इनके नाम हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया, इस, ठीक है। साइमन कमीशन के अन्य सदस्य डैश करके 1 by 1 लिखिएगा डाउन करके। लॉर्ड बर्न, दूसरे हैं एडवर्ड के डगान या डागान। तीसरे हैं बर्नर, कहीं कहीं बर्नन भी मिलेगा आपको, बर्नन आप भी कर सकते हैं। हार्मसान, बर्नन हार्मसान या बर्नर हार्मसान। अगले हैं चौथे सदस्य CR एटली, अगले हैं GR लैंडफॉक्स, और छठे सदस्य हैं हेम अर्ल कोना। ये सभी सातों सदस्य, आगे देखिए,
ये सभी सातों सदस्य, ये आपने 6 सदस्यों के बारे में लिखा और सर जॉन सल्टन को अगर ले लेंगे तो 7 सदस्य हो जाएंगे। ये सभी सदस्य अंग्रेज थे और श्वेत थे। इस कारण इसे श्वेत आयोग, सारे सदस्य अंग्रेज थे। अंग्रेज कैसे होते हैं? सभी अंग्रेज गोरे होते हैं, क्योंकि उनका अक्षांश कहाँ पे पड़ता है? अक्षांश देशात्रों के बारे में जानते हैं आप लोग? जिनका अक्षांश उच्च होगा, जिन क्षेत्रों का, वहाँ की जलवायु कैसी होगी? ठंडी होगी। तो ठंडी जलवायु को क्या कहते हैं? ठंडी जलवायु 2 तरह की होती है आपकी, एक तो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, एक उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के रहने वाले हैं सारे अंग्रेज जितने भी। यूरोप पूरा कहाँ पड़ता है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। 0 आप लोग इक्वेटर के बारे में जानते हैं, भूमध्य रेखा। ज्योग्राफी का टॉपिक भी आप लोग स्टार्ट होने वाला है। 3 डेज आपकी ज्योग्राफी चलेगी और 3 डेज आप लोग की पॉलिटी चलेगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो इक्वेटर जो पड़ता है आपका, या विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए, वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर का और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा पड़ता है। तो सूर्य की स्थिति क्या होती है? अधिकतम सूर्य कहाँ जाते हैं? अधिकतम सूरज कहाँ जाते हैं? उत्तर की तरफ। और दक्षिण की तरफ कहाँ जाते हैं? उत्तर में देखेंगे तो कर्क रेखा तक अधिकतम जाते हैं और दक्षिण में जाते हैं मकर रेखा तक। ये उनकी हद होती है, ठीक है। 21 जून को वो कर्क रेखा पे पहुंचते हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे पहुंचते हैं। ये इनका गमन करने की स्थिति होती है। तो सूर्य जहाँ से जहाँ तक को जाते हैं, अधिकतम 23.5 डिग्री उत्तर जा पाते हैं और अधिकतम 23.5 डिग्री दक्षिण जा पाते हैं। कहाँ से? इक्वेटर में, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के इधर जा पाते हैं। तो सूरज जहाँ से जहाँ को जा पाते हैं वही क्षेत्र गर्मी वाला होगा। जहाँ सूरज नहीं होंगे वहाँ गर्मी नहीं होगी। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र, आगे हम लोग बताएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं उसको समझे। इनके मध्य का क्षेत्र गर्मी वाला होता है। तो यहाँ की जलवायु जैसे होगी वो उष्ण जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी। तो यहाँ के लोग, एक तो अगर अक्षांश 0 डिग्री के आसपास का है, यानी कि आप जितने ही इक्वेटर के पास या विषुवत रेखा के पास रहेंगे वो उतने ही काले लोग आपको मिलेंगे। अफ्रीकी कंट्रीज में देखिए लोग, अफ्रीका जो है बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ के लोग काले मिलते हैं। आप वहीं पे ब्राज़ील वगैरह के क्षेत्रों में देख लीजिए। ब्राज़ील जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का कंट्री पड़ता है, सबसे बड़ा कंट्री वहाँ का, उसमें आप देखेंगे तो सभी काले लोग मिलेंगे आपको और अच्छी खासे लंबे चौड़े लोग मिलेंगे। तो लंबे चौड़े का भी सेंस जलवायु से भी सेंस है, लेकिन दूसरी जलवायु वहाँ पे डिपेंड करता है, काले लोग वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। और हम लोगों की जलवायु देखेंगे कि हम लोग क्या है, कर्क रेखा के पास वाले हैं, यानी सूरज अधिकतम यहाँ तक आ पाता है। तो हम लोग जो है क्या है, वो थोड़े बीच वाले हैं, ना तो बहुत काले वाले हैं ना बहुत गोरे वाले हैं, ठीक है। ये वाले, लेकिन हम साउथ इंडिया की तरफ अपने चले जाएंगे, केरला वगैरह के लोगों में, तो वहाँ पर बहुत संख्यक लोग कैसे मिलेंगे? सांवले टाइप के थोड़े मिलेंगे हम लोगों के, कालापन थोड़ा उनका ज़्यादा होगा हम लोगों के अपेक्षा। लेकिन अगर हम यही चीज़ें और हिमालय की तरफ अपने कंट्री से चले जाएँ, जैसे कोई भी जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, है ना, चाहे अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, इन सिक्किम के क्षेत्रों को ले लीजिए, कि यहाँ पर आपको सांवले लोग या काले लोग नहीं मिलेंगे, लगभग सभी गोरे लोग मिलेंगे यहाँ पे। वो क्या है, जलवायु का एक असर होता है। गोरे लोगों का मतलब उनकी त्वचा, स्किन, उनकी स्किन क्या होगी? सफ़ेद होगी। कारण क्या है कि वहाँ पर उतनी कड़ी पड़ती नहीं सूरज की, जलवायु ही वहाँ की एकदम बिल्कुल हल्की है, हल्की धूप वाली है, तो वहाँ पर लोग सांवले नहीं पाए जाते, गोरे पाए जाते हैं। आप डील भी देखेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे लोग नाटे लोग पाए जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गोरखा लोगों की हाइट हमेशा आप छोटे ही देखेंगे। उनकी आईब्रो जो होती है, हम लोगों की देखिए डार्क ब्लैक आईब्रो ऑलमोस्ट लोगों की होती है, वहाँ पर आप देखेंगे उनका बहुत हल्कापन होता है, वाइटनेस की मतलब बहुत हल्का होता है। तो ये एक संरचना होती है, उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ अंग्रेजों की बात हो रही है, सारे आलमोस्ट अंग्रेज जो है वो क्या है, गोरे हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह में देखिए अक्सर जो डिस्प्यूट चलता है श्वेत का और अश्वेत का, हाँ, तो कौन लोग रेड इंडियंस, है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे हम बताएंगे, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंटली पढ़ा है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। तो ये क्या होते हैं, काले लोग वहाँ के मूल निवासी हैं कि गोरे लोग वहाँ के मूल निवासी हैं? अक्सर वहाँ पे संघर्ष होता है। कौन लोग वहाँ के मूल निवासी? अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियंस हैं। तो
कैसे हैं, गोरे वाले कि काले वाले? तो वहाँ पे बहुमत किसका इस समय है, जनसंख्या किसकी है? ट्रम्प किसके थे, कौन से थे, श्वेत थे, क्या श्वेत थे? कोई अश्वेत राष्ट्रपति का नाम बताइए। ओबामा जी थे, अश्वेत थे, काले थे, हाँ। और उसके बाद में आप देखें श्वेत है। तो इसके बारे में हिस्ट्री की जब जानेंगे तो देखेंगे कि वहाँ के मूल लोगों को विस्थापित कर दिया गया और बाकी लोगों को वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये जो यूरोप के लोग थे यही जाकर के वहाँ स्टैब्लिश हो गए किसी समय में, और वहाँ की मूल जातियाँ थी उनको भगा दिया। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं, वहाँ से जब इस पर देखते हैं तो आर्य आते हैं, तो आर्यों के बारे में बताया जाता है मध्य एशिया से आई जातियाँ हैं और ये आते हैं और यहाँ के मूल लोगों को यहाँ से विस्थापित कर देते हैं और बाकी अपनी सभ्यता और संस्कृति को यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पहले से कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो आर्य लोगों को बताया जाता है विदेशी हैं, ये विदेश से आए और यहाँ पर आके स्टैब्लिश हो गए। लेकिन अब आज आधुनिक स्रोतों से कहीं कहीं पता चल रहा है कि नहीं, ये आर्य लोग वास्तव में यहीं के रहने वाले थे। तो ये तो खैर सोच का विषय है कि कौन क्या है, आगे रिसर्च होती रहेगी, उस पर पता चलता रहेगा कि कौन कहाँ रहे। तो ये गोरे लोग जो थे, अब जब निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर से अपने फेवर में लेंगे। जैसे आप अगर आपको प्रतिनिधित्व दिया जाए अपने जिले का और आप जाकर के भारत में प्रतिनिधित्व करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने संदर्भ में ही तो बात करेंगे, अपने जिले के बारे में बात करेंगे। और जब जिले में बात होगी तो अपने मोहल्ले और घर की गांव की बात करेंगे, और जब गांव की बात होगी तो घर की बात करेंगे, और घर की जब बात होगी तो अपने खास की बात करेंगे। ये एक प्रकृति है, ये प्रवृत्ति है, सभी के अंदर पाई जाती है, थोड़ी कम है थोड़ी ज़्यादा की स्थिति में। अंग्रेज भी इसी तरह से थे। अब ये कमीशन आया, सारे गोरे लोगों के, भारतीयों को उसमें जगह ही नहीं दी गई, तो भारतीय क्या करेंगे, हल्ला बोलेंगे ही बोलेंगे। अब नेता नए नए सब बने हुए हैं, नए नए, और बात इनकी सुनी जा रही है तो और तेज़ी से इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ में जो है भारत माता की जय, वंदे मातरम, आमरण अनशन में बैठ जाएंगे, जहाँ नहीं वहाँ धरना दे देंगे। है गांधी जी का क्या सोचता है कि मतलब कोई अवरोध नहीं करेंगे और शांति से जो है अपना आसन ले लेंगे और शांति से अपने बैठ जाएंगे जहाँ भी पाएंगे, और मतलब कोई विरोध नहीं करेंगे। तो गांधी जी का इसी नाते ज़्यादा पॉपुलर है, अंग्रेज बहुत ज़्यादा लाइक करते थे कि ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही व्यक्ति हैं गांधी जी की, मतलब ये इनके लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती है, ये आसानी से ही इस तरह से आते हैं और अपना काम करते हैं। तो अंग्रेजों को सबसे अच्छा ये लगता था गांधी जी के अंदर कि ये मतलब शांतिपूर्वक कोई आंदोलन करते थे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से रहते थे, कोई विद्रोह नहीं, कोई उस तरह के आंदोलन नहीं करना रहता। तो अंग्रेजों को भी लगता था कि शांति से बैठ गए हैं और अहिंसा पे आ गए हैं और हम सब करने जाए। तो गांधी जी को प्रोत्साहित करने के पीछे, होने के पीछे ये भी बड़ा कारण था। और जो लोग थे वो थोड़ा उग्र हो जाते थे तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती थी, गांधी जी के साथ आमरण अनशन पे बैठ जाते थे। जैसे कि अन्ना हजारे देखिए, और अन्ना हजारे जी ने मतलब इतना फेमस किया कि केजरीवाल सर आज देखिए है ना वो हो गए हैं। वही वाली चीज़ें कि मतलब शांति से मतलब विरोध कर देना, हिंसा वाली विचारधारा के साथ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और शांति से अपनी बात को मनवाने के लिए आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। आज भी देखिए बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अभी आगे चल करके आप लोग देखेंगे कि जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पहला इस तरह जो भाषाई आधार पे हुआ, हाँ श्री रामानुज साहब जो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। तुरंत आनंद फानन में नेहरू जी जो है भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन कर देते हैं। अब इससे और लोगों को मनोबल बढ़ने लगता है कि हम भी अनशन पर बैठेंगे, हम भी मरेंगे और लेकिन ये करवा लेंगे। तो जैसे एक परिपाटी चलने लगती है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ के सारे गोरे भाई लोग हैं, तो गोरे भाई किसके फेवर में रहेंगे और उसी के फेवर में काम करेंगे। तो एक टैग लगा रहता है, तो वही टैग इन लोगों के साथ भी रहा, काफ़ी इनका विरोध होता है। विरोध के बाद में ऐसा विरोध हो जाएगा कि लोग मानेंगे ही बात नहीं। तो फिर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, बुलाए लेगी कि भाई भारत के लोग आओ। अब भारत के लोग आओ मतलब कौन लोग आओ, तो भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे वो बड़े कद्दावर लोग जाएंगे। फिर उसके बाद में चूँकि वो लोग बंटवारे का तो भी अच्छे से वो ही दिया था अच्छी तरीके से, तो हिंदू मुस्लिम ऐसे बढ़ चुके थे, तो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग जाएंगे वहाँ, मुस्लिमों के हितों की बात करेंगे। वहीं पर ही उसी समय में एक प्रखरता से उभरते हुए बड़े नेता के रूप में अम्बेडकर जी भी थे, जो दलितों के हितों की बात करते थे। तो वो दलितों के प्रतिनिधित्व लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दलित उस समय भी थे, मतलब पिछड़े और दलितों के अधिकारों के लिए अम्बेडकर जी बात कर रहे थे। तो इनको भी बुलाया जाएगा, तो वहाँ गोलमेज सम्मेलन होगा और वहाँ पर वहाँ के अधिकारी बैठेंगे। और गोलमेज मतलब है कि गोलमेज पे बैठ करके सब लोग डिस्कशन करें और फिर उसके बाद में कोई निर्णय लेकर के कोई एक्ट बनाए और फिर उसके बाद में कार्य में चले। तो उसमें जाया जाएगा। तो गांधी जी को यहीं से लग जाता है कि ये बात सुनेंगे नहीं अंग्रेज और सब करेंगे। तो गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वो भी आधी बैठक कंप्लीट किए बिना ही चले आते हैं कि हमारी बात मानी नहीं जाएगी। लेकिन अम्बेडकर जी और जिन्ना जी ये दोनों डटे रहते हैं, अपनी मान मनवा करके आगे निकल आते हैं। अम्बेडकर जी भी अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन उसमें यह कह दिया जाता है कि साहब आप जाओ मिस्टर गांधी से मिलो, गांधी जी से समझौता करो, तुमको अधिकार दे दिए जाते हैं दलितों के लिए। वो अधिकार लेकर के आते हैं,
और फिर गांधी जी से मिलकर के बाद जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो गई थी, उसी तरह से हिंदू उनके लिए भी, दलितों के लिए भी अम्बेडकर जी लेकर के चले आते हैं एक तरह से। लेकिन उसका बंटवारा कैसे होगा, सीटों का कैसे निर्धारण करेगा, ये मिस्टर गांधी से मिलकर के आप करेंगे। तो उसमें पूना में समझौता होता है, बातचीत होती है, तो अम्बेडकर जी और गांधी जी में बड़ा मतभेद होने लगता है, तकरार होती है। अब किसी कीमत पे गांधी जी बंटने नहीं देना चाहते थे हिंदुओं को। उनके एक भावना और सकारात्मक भावना थी, बहुत अच्छी भावना थी। लेकिन होता है क्या ना कि भावना आपके लिए, परिवार जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अभिभावक बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे एक रहें, संयुक्त परिवार की परिकल्पना हमेशा पिता करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं, बेहतर यही है कि तुम दोनों लोग अलग हो, डेली लड़ाई झगड़े होंगे, उससे बेहतर स्थिति होगी तो आप अलग हो। लेकिन किसी भी कीमत पर मिस्टर गांधी ये नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को भी बांटा जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना बंटवारा कर रखा था कि सिख बट गए, ईसाई बट गए, मुस्लिम बट गए, अब हिंदुओं को भी बांट दो। तो ये एक बंटवारा ही किसी समस्या का समाधान नहीं होती है। जॉइंट फैमिली में होने में क्या होता है कि आज की डेट में जो लोग अग्रेसिवनेस खूब ज़्यादा बढ़ जाती है। आज लोग जब एकांकी परिवार जीते हैं तो इंटरप्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, एक ही दो लोग होते हैं, उसमें भी लोग लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। लेकिन पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था तो उसमें कई सारे लोग हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था, आदमी को पेशेंस झेलने की आदत होती थी कि बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी, दादा, दादी और इतने लोग जब लंबे परिवार हुआ करते थे तो लोगों का एक प्रेशर झेलने की एक कहीं कहीं एक डेवलप हो जाती थी भावना। ये समय के साथ नहीं रह गया। तो गांधी जी का भी एक तरह से कई विचार इस तरह से रहा, गांधी जी नहीं चाहते थे बढ़ने के लिए। तो इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन भी होंगे तो वहाँ पर बातें होंगी, फिर एटलीस्ट बड़े विरोध के बाद में भी अंग्रेज क्या करेंगे कि जो रिपोर्ट दे देंगे ये लोग इसी रिपोर्ट को ही मान लेंगे। भारतीय इधर शोर मचाते रहते हैं, अंग्रेज अपने हिसाब से कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि स्ट्राइक करेंगे, वो हल्ला करेंगे और पता चला एग्जाम की डेट नहीं चली, एटलीस्ट एग्जाम उसी डेट में हुआ और मान लिया जाएगा, आपसे ज्ञापन ले लिया जाएगा, ज्ञापन में कह दिया जाएगा कि लाइए ज्ञापन दीजिए और ज्ञापन में अपनी बातों को रखिए। ज्ञापन में बातें रखी जाएगी, एक दो बात मान लेंगे, उसमें से बाकी 90% एग्जाम को डेट को छोड़ते हुए बाकी सब स्वीकार हो जाएगा आपका, मतलब वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बाद में पता चलता है जो लड़के जागरूक होते हैं जानते हैं कुछ होना नहीं, पढ़ो, कुछ चलना वलना नहीं है, और कहीं कहीं कभी चमत्कारी चीज़ें होती हैं परिवर्तित हो जाए। तो ये कुछ कहानी इस रूप में चल रही है, थोड़ा लिखेंगे तो इसको बड़ा मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसे अश्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है या कहा गया, अश्वेत आयोग की संज्ञा दी गई, सॉरी जैसे श्वेतों की थी, सारे गोरे लोग थे, ठीक है। श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। बच्चों किसी भारतीय को साइमन आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। किसी भारतीय को साइमन आयोग में न होने के कारण या शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। विरोध इस कदर था कि मद्रास का, देखिए मद्रास का जो अधिवेशन 1927 में हुआ उसमें इसका विरोध मतलब किया गया और इसके मतलब जो है तरह से कहिए इस संस्कृति को मना किया गया कि भाई नहीं माना जाएगा, इसको विरोध के लिए, है ना। तो कांग्रेस खुले मंच से अपने मद्रास अधिवेशन 1927 का जो MN अंसारी की अध्यक्षता में होता है उसमें इस बात का ज्ञापन जारी करते हैं। इससे होता है ना कि जब कोई सभा होती है तो बैठक होती है बड़े स्तर पर, तो उसमें ज्ञापन दिया जाता है, उसमें बिंदुओं को हाईलाइट किया जाता है कि हमारी डिमांड क्या है, हमारी मांग क्या है, तो उसको रखा जाता है। तो वहाँ पर भी MN अंसारी साहब ने इस बात को 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चर्चा करते हुए पेश करने जा रहे हैं विरोध में। देखिए कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन, कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए MN अंसारी, उनका फुल नेम था मुख्तार अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। इस समय मुख्तार जी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, वो मुख्तार को सभी लोग जान रहे होंगे, तो इनको भी थोड़ा याद रखिए। मुख्तार अहमद अंसारी, है ना, क्या चर्चा में है मुख्तार जी को लेकर? पंजाब चलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन के
लिहाज से देखिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं कि दो सरकारें मतलब इस रूप में कार्य कर रही हैं। एक व्यक्ति हैं आपराधिक छवि के, जिसको लेकर के प्रशासन अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं और शासन ने स्वीकृति भी दे दी है, कोर्ट ने जो है स्वीकृति भी दे दी है, आने वाले हैं, देखिए ट्रायल चलेगा। तो वही है मुख्तार अहमद अंसारी, इन्हीं से रिलेटेड। लेकिन ये शख्सियत कुछ और है, वो शख्सियत कुछ और है, ठीक है। ठीक है, 1927 के अध्यक्षता एमएन अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी ने साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। कांग्रेस के विरोध के बाद भी कांग्रेस के विरोध के बाद भी कांग्रेस के विरोध के बाद भी 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग मुंबई पहुंचा। तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग के इतने विरोध के बाद भी साइमन आयोग के इतने विरोध होने के बाद भी 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में इनकी अनेक बातों को भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में अनेक बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। बस इतना ही समझिए, अधिनियम में जगह दे दी गई, विरोध होने के बाद में भी तो एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए इतना जो विरोध हो रहा है तो इससे क्या होगा कि उसमें जो भारत सचिव होंगे वो क्या करेंगे, भारतीयों को इस बात को लेकर के चैलेंज करेंगे कि भाई जब इतने ही काबिल आप लोग हैं, इतने ज़्यादा है तो आप लोग भी अपना अपना ही बना लीजिए कानून। ऐसे होता नहीं कि मतलब जब इतना ही आपको दिक्कत है तो आप ही लोग अपना कानून बना लीजिए। ऐसी बातें भी निकल के आएंगी। तो सचिव महोदय ये बात कह जाएंगे। उस समय बर्किनहेड महोदय भारत सचिव रहते हैं, बर्किनहेड। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप लोग इतना विरोध है तो आप लोग अपना ही बना लीजिए। तो वो सहमत भी हो जाएंगे तुरंत कि भाई ठीक है हम लोग बना लेंगे और अपना पेश भी करेंगे, हालांकि वो बाद में काम नहीं आता है। देखिए इसमें क्या होता है। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को तथा सभी दलों द्वारा स्वीकार्य मसौदा जैसे होता है कानून बनाने के लिए। इसमें अंग्रेज क्या चैलेंज करेंगे, बर्किनहेड महोदय से ये कह देंगे कि भाई जब इतना ही आप लोगों को दिक्कत है तो सभी लोगों को मेरा चैलेंज है कि जो ऐसा कानून बनाइए कि जिसमें सारे, जैसे मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है और बाकी लोग सब लोग संतुष्ट हो जाए। कोई कानून आप ही बना के दिखा दो। इतना विरोध कर रहे हो साइमन कमीशन का कि अंग्रेज है तो आप ही लोग बना करके दिखा दो उसमें से जो सबकी सहमति पर हो और जिसका विरोध ना हो। बात समझ रहे हैं कि आपस में नहीं
और उन्होंने पहले से, आपको मालूम है कि बंटवारे का भी वो रखा कि जो भी अभी भारतीय जो भी करे, कांग्रेस जो भी करेगी, मुस्लिम लीग सिर्फ एक सिद्धांत बनाएगी, तुरंत उसका खंडन हो। 1935 में अभी सरकारें जब बन जाएंगी तो मुस्लिम लीग जो है, अंतरिम सरकार का जब गठन होता है, यहाँ पर तो खैर प्रांतों में अलग अलग बनेगा, तो ये तो अलग विषय होगा। जब अंतरिम सरकार 1946 में गठित होगी तो उसमें मुस्लिम लीग पहले समर्थन जुड़ेगी नहीं, जब जुड़ेगी तो सिर्फ एक सूत्रीय काम करेगी उसमें कि बस जो भी बात कहेंगे तुरंत उसका विरोध करेगी। अंतरिम सरकार इसी नाते असफल सरकार घोषित होती है मुस्लिम लीग के नाते। तो इनका एक सूत्रीय काम है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारा विरोध, और ये तब से लेकर के आज तक विरोध ही करते आ रहे हैं। तब देश में रह करके विरोध कर रहे थे, अब देश से अलग होकर के भाई की तरफ विरोध कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जमीनों को लेकर के दो भाई खूब अथक संघर्ष करते हैं। बचपन में वो साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन छोटी सी जमीन के लिए हिंसक हो जाते हैं और आपराधिक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये खेत में उन्हीं भाइयों के बीच में होता है जो माँ बाप के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं, और उन्हीं की मेड़ कटती है, और मेड़ के लिए जो है लड़ाइयाँ कुछ ज़बरदस्त तरीके से होती है, और प्रशासन भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। इतना कठोर संघर्ष ये लोग कर लेते हैं। भाई ज़मीनें मोस्टली क्या होती हैं, भाइयों की ज़मीनें नज़दीकी होती हैं, कुछ एक ही दूर होती हैं, बाकी लोगों की ज़मीनें होती हैं। और आए दिन आपको गाँव में ये ज़मीनों के लिए डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि मनों की खाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उनको पार्ट पाना किसी के बस की बात नहीं होती। कितना भी वो सक्सेस हो जाते हैं, कितना भी उनके पास संपत्ति हो जाती है, ये मन की खाई पाटने की बात हो रही है। उसी तरह से अंग्रेजों ने तो इतनी बड़ी खाई डाल दी थी हिंदू और मुस्लिमों में, वो तो पटनी ही नहीं थी, उनको पहले से आइडिया था। चैलेंज करने का क्या मतलब होता है, यानी कि हम आश्वस्त हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट हेड भी चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका मोटिव है ना कि होना तो कुछ नहीं है, इतना विरोध कर रहा है, अपने ही बना लो सब लोग ना। ऐसा बनाओ कोई कानून की लड़के लड़के सर्विस रहो तो बना लो आप लोग अपना कानून, टाइमिंग के लिए दिक्कत है, ये चीज़ें दिक्कत है, बनाओ। अब तो ये चैलेंज दे देना तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि वीडियो बनाना, तो वो एक सेंस आपका निकल के आ रहा है। आगे देखिए, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार संविधान मसविदा तैयार करने को चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के निर्देशन में मोतीलाल नेहरू, या पंडित भी लगा सकते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया। 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया। नेहरू समिति ने